हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल होता है, काल होता है, आई डोंट नो, मतलब वो पंजाबी में नमस्कार करने का चीजें है। एक और होता है दंडवत प्रणाम, लेकिन दंडवत प्रणाम तो करूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे छोटे ही होंगे या कोई और देख रहा है लेक्चर, तो उसका तो कोई बात है नहीं। खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल मेनली डिस्कस आवर कंडक्शन पार्ट इज टोटली फिनिश्ड। हीट ट्रांसफर का एक पार्ट फिनिश हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग आज देखेंगे रेडिएशन। क्या देखेंगे? रेडिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रेडिएशन देखेंगे। क्या देखेंगे? रेडिएशन। अब देखो, ध्यान से सुनना तुम लोग। जैसा कि मैंने डिफिनीशन लिखवा दिया हूं, तो इसलिए डिफिनीशन नहीं लिखवा रहा हूं। इन द मेथड ऑफ रेडिएशन, heat it flow from one place to another place in the form of electromagnetic wave. In the form of electromagnetic wave. And as you know, electromagnetic wave does not require any medium. That's why the method of transfer of heat by the method of radiation, there is no need to the medium. हम लोगों को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। हम लोगों को मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, ऐसे लिख लो। क्वेश्चन अगर जो ऐसे आएगा, why in radiation no medium is required, तो what we write? लिख लो, because in the method of radiation heat transfer takes place in the form of electromagnetic wave, and as we know, to propagate electromagnetic wave no medium is required. अच्छा, दूसरा, जब साला इसको मीडियम की जरूरत नहीं होगा तो ये तो फास्टेस्ट मोड है, तो ये भी लिख सकते हैं। क्या? इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। लिखवा दे रहा हूं, हालांकि मैं लिखवा दिया हूं। कितने लोगों को शिकायत है कि ये सब समझ में नहीं आता। मैं चाहूंगा तो एकदम धीरे धीरे अच्छे से लिखूंगा। देखिए, वाओ, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, तो इसमें क्या फायदा? इसमें यह फायदा है कि मेरी राइटिंग सुंदर होगी, जो देखेगा वो सुंदर लगेगा, लेकिन आपका क्या नुकसान हो जाएगा कि आपको पता चलेगा 30 मिनट की बात को 50 मिनट के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए मैं लिखवाने पे मतलब डोंट गो ऑन माय राइटिंग, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय फीलिंग दैट व्हाट डज आई वांट टू से इन फ्रंट ऑफ यू। यू ट्राई टू कैच ऑल द कंसेप्ट विच आई एम गिविंग यू। ओके, थोड़ी बहुत बुराई सब में होती है, मेरे में भी है। मेरी राइटिंग थोड़ी दिक्कत में है और इंप्रूव करने की कोशिश ऐसा नहीं है, बिल्कुल करता हूं, लेकिन मैं करूंगा। एक बार आईएएस बनने की मेरी दिली ख्वाहिश है, तो व्हेन आई विल ट्राई फॉर दैट, देन बोला जाता है कि आईएएस में आपका राइटिंग बहुत मैटर करता है, तो उसमें कर लेंगे ना यार। अभी अपने बच्चों को पढ़ा के ऐसे बना देना है ताकि वो खुद आईएएस बन जाए। अगर जो मेरा पढ़ाया बच्चा आईएएस बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मैं उसका बाप हूं। तो बाप हूं तो मैं तो आईएएस बन ही गया। मतलब तुम लोग अगर जो आईएएस बन जाओगे तो मैं भी बन जाऊंगा। खैर, हम लोग रेडिएशन पे आते हैं। रेडिएशन का हिंदी में मतलब होता है विकिरण। नहीं समझ में आया ना? मुझे भी समझ में नहीं आया था, तो छोड़ दो। तो रेडिएशन का मतलब होता है, रेडिएशन फास्टेस्ट मोड है। अच्छा, दूसरी बात, इट अकर इन ऑल सॉलिड, लिक्विड एंड
गैस, सब में हो सकता है। हालांकि कंडक्शन मेनली 95% सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन मेनली लिक्विड में होता है, इसमें सब में होता है। अच्छा ठीक है सर, इतना तो हम लोग समझ गए, और क्या समझाएंगे? तो अब समझाना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। सर एक बात बताइए, रेडिएशन का मतलब क्या होता है? तो रेडिएशन का मतलब होता है टू रेडिएट एनर्जी, टू रेडिएट एनर्जी, टू रेडिएट एनर्जी। रेडिएशन का मतलब एनर्जी निकालना है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इसका एनर्जी का जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो सुनेंगे, एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई अपॉन लैम्डा, इससे सोचेंगे। इससे सोचेंगे। अच्छा ठीक है सर, इतना दूर तो समझ में आया। अब थोड़ा कुछ और बताइए, तो कुछ और बता के आपको मजा दे दूं। बताना ये चाहता हूं कि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा सर शादी हो गई तो उससे क्या, उससे बहुत बड़ी बात है। अब दुनिया तबाह होने वाली है 2-4 सालों में, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं वैवाहिक जीवन जी लिया ठीक है ना। सोचोगे कि पागल है साला, कहां से क्या क्या बोलता रहता है, क्या क्या है, तो बट आई एम नॉट ए पागल। खैर, तो अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे अब मेरे पास कुछ दिख तो नहीं रहा है, जैसे आप मान लीजिए कि ये है, अगर जो इसको अंधेरे में रख देंगे, अगर जो इसको अंधेरे में रख देंगे तो नहीं दिखेगा। वाई इट इज नॉट लुकिंग, क्यों नहीं दिखेगा? तो इसका आप लोग कह देंगे कि सर अंधेरे में क्या होता है कि लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब जो वो ऑब्जेक्ट पे जो लाइट होती है तो लाइट होता ही नहीं है, इसलिए नहीं दिखता है। ठीक है भैया, मैंने मान लिया। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर जो कभी लोहे को गर्म होते देखे हो, लोहे को गर्म होते देखे हो, आयरन को गर्म होते देखा है, आयरन अगर जो रॉड है तो आयरन रॉड देखो, आयरन का रॉड देखना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं। आयरन का रॉड अगर जो पहले गर्म करोगे तो नॉर्मली गर्म होगा, बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। पहले मान लो कुछ और कलर है, बाद में अगर जो टेम्परेचर इंक्रीज कराया, टेम्परेचर सपोज करो कि मैं 600 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, रेड बन जाएगा। फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो टेम्परेचर अगर जो मान लो 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये येलो हो जाएगा। पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। अगर जो और टेम्परेचर अगर जो मैं बढ़ाऊंगा, और टेम्परेचर मान लो 200-300 डिग्री सेल्सियस, तो ये रियल में व्हाइटिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा। ये होता है, आप लोग नहीं देखे हैं, वो आपकी गलती, मैं बचपन में बहुत देखा हूं। वो आप जब लोहार के जाते हैं कोई भी चीज बनवाने के लिए, तो ये मतलब होती है, जब वो चारा काटने वाली मशीन, जो पशुओं को चारा काटने वाली मशीन होती है, तो उसका जो होते हैं ना, हमारे भाषा में उसको बोलते हैं, जो समझ गए ना तुम लोग, उसको बार बार धार देना पड़ता है, वो चाकू की तरह होता है। तो धार देने के लिए क्या होता है, धार का मतलब होता है उसका शार्प, उसके एज को शार्प किया जाता है ताकि जो चारा हो अच्छी से कटे। तो उसको हर 1-2 महीने बाद लोहार के यहाँ जाके उसको शार्पनिंग करवाया जाता है। तो शार्पनिंग कैसे होगा, वो क्या करता था, लोहार उसको गर्म करता था, गर्म करके उसको हथौड़े से पीट देता था।
क्योंकि अगर जो ठंडे में हथौड़े से पीटता तो हो सकता है लोहा या तो टूट जाए या तो उसका शेप चेंज न हो पाए, तो इसीलिए शार्पनिंग करवाया जाता था। खैर मैं उस बात पे नहीं आता, मैं यहां आता हूं कि एक नॉर्मल टेम्परेचर रॉड इज जस्ट लुक लाइक अ ब्लैक, मतलब ब्लैकिश दिखेगा, ब्लैकिश टाइप का दिखेगा। अच्छा, उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएगा वो रेड दिखेगा। फिर रेड देखने के बाद एक स्टेप ऐसा आता है कि कैसे दिखेगा, व्हाइटिश दिखेगा। और जब जैसे ये कूल होता है तो कूल होने के बाद देखोगे तो ये रियल में ग्रीन दिखने लगेगा, या कूल नहीं, अगर जो ज्यादा टेम्परेचर दिखाओगे तो ब्लूइश दिखेगा। इसके बीच का एक और स्टेप होता है जिसमें क्या दिखता, ब्लूइश दिखता है। ये कब, जब कास्टिंग ऑफ आयरन वायरन या आयरन स्टील इंडस्ट्री में जाएंगे आप लोग तो देखेंगे, इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग या सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो मेरा पॉइंट ये है इस बात से। अब देखिए, अगर जो इस रेड आयरन रॉड को अंधेरे कमरे में लेके गया तो दिखा, रेड आयरन रॉड को दिखेगा अंधेरे में, लेकिन अगर जो एप्पल है, ये एप्पल है, ये भी रेड है लेकिन नॉट सीन इन डार्क, इन डार्क। एक लाल एप्पल को लेके चले जाओ, अंधेरे रूम में रख दो, वो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर जो एक रेड आयरन के बार को, आयरन के रॉड को रख दो तो वो दिखेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अब आप देखिए क्या क्या कंफ्यूजन है, उसको देखिएगा। आपको लगेगा कि सर अब देखो इसमें इसमें अब ये बताइए इसमें कौन सा लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, उसमें कौन सा लाइट, अंधेरा कमरा है, लाइट तो बाहर से जा ही नहीं रहा है फिर भी दिख रहा है। तो आप कहेंगे सर एक काम बताऊं मैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रॉड का टेम्परेचर बढ़ता है और बढ़ने से वो एनर्जी रेडिएट करता है तो इसीलिए अपने को दिखता है। मान लिया, मैंने मान लिया। अच्छा तो फिर एप्पल क्यों नहीं दिखा? आपने वो तो बोल के निकल गए कि टेम्परेचर बढ़ाया, लोहा गर्म हुआ, लाल हो गया तो एनर्जी को रेडिएट किया, एनर्जी को क्या किया, रेडिएट किया तो दिखा। अच्छा भैया तो एप्पल क्यों नहीं किया? तो आप अच्छे से बोल देंगे कि सर एप्पल जो कि कम नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, और एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। जैसे ही आप ये बोल देंगे मैं बोलूंगा कि आप गलत हैं, आप गलत हैं। अच्छा सर ये कैसे? तो आज से एक स्टेटमेंट आप नोट करिए, अगर जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। अभी लिखवाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस समझते रहिए, आप लोग बस समझते रहिए। अच्छा एक चीज मैं पॉइंट आउट करके ये भी बता सकता हूं कि देखो यहां मान लो कि ब्लैकिश लिख दे रहा हूं, ब्लैकिश रॉड है, ब्लैकिश रॉड है, तो ब्लैकिश रॉड में मान लो कि मैंने टेम्परेचर मान लिया ये 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर। तो अब देखना कुछ मैं बात और बताना चाहता हूं, वो मैं हालांकि मैं बताया हूंगा, मुझे नहीं याद है। जब अगर जो रॉड का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो रेड है, जब रॉड का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो येलो है, जब रॉड का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाइटिश है या ब्लूइश है। इसका मतलब कलर ऑफ एनी सब्सटेंस, कलर ऑफ एनी मटेरियल कैन बी यूज्ड टू डिसाइड द टेम्परेचर। ये लिख सकता हूं क्या? कलर ऑफ एनी मटेरियल can be used to decide its temperature, decide its temperature। मतलब अगर जो रॉड रेड है, रॉड क्या है, रेड है, और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैंने डिसाइड कर दिया कि एक काम करो, किसी भी चीज को गर्म करो, और गर्म करने में अगर जो साला रेड हो जाए
तो उसका टेम्परेचर उस समय टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर जो कोई आसमान में अगर जो कोई तारा दिख रहा है, अगर जो येलो कलर का दिख रहा है, या ये मतलब एक जनरल बात बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, मतलब ये टेम्परेचर ये सब फिक्स नहीं है, ये सब सिर्फ ऑल आर इमेजिनरी, इमेजिनरी है ना, नॉट एग्जैक्ट। हाँ, अगर जो मान लो कि आसमान में कोई तारा देखे वो लाल दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि अरे यार वो लाल दिख रहा है ना, उसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब आई जस्ट वांट टू से कलर ऑफ एनी मटेरियल कैन बी यूज्ड टू डिसाइड इट्स टेम्परेचर, वो बता दिया। दूसरा, आप जो अब हम लोग उस मुद्दे पे आते हैं कि आप कह रहे थे कि सर जो आयरन का रॉड है वो लाल मतलब एनर्जी रेडिएट करता है, क्या करता है, रेडिएट करता है, इसलिए वो दिखता है, और अंधेरे में जो एप्पल भी रेड कलर का है वो नहीं दिखता है क्योंकि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ये आप सोच रहे थे, लेकिन सही बात ये है बच्चे कि एप्पल भी एनर्जी रेडिएट करता है, रॉड भी एनर्जी रेडिएट करता है, ये मार्कर को लेके जाओगे, मार्कर भी एनर्जी रेडिएट करेगा, ये बॉक्स जो है ये भी एनर्जी रेडिएट करेगा। कब? जब उसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा हो। और साला इस ब्रह्मांड में जितने भी सारे ऑब्जेक्ट हैं सबका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है ही। आई रिपीट, मैं 0 केल्विन बोल रहा हूं, 0 सेल्सियस नहीं बोल रहा हूं। ये बात लिखो, तो ये हेडिंग डाल लो। क्या डाल लो? क्या डाल लो? हेडिंग। मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं। या डिफिनीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड राइट, फर्स्ट लेक्चर, पहले लेक्चर में, ऑफ हीट ट्रांसफर। अब मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं, वो समझेंगे। हाँ, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक है प्रीवोस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, वो क्या, प्रीवोस्ट थियरी ऑफ हीट एक्सचेंज। तो उन्होंने पहला काम यही बोला था, क्या बोला था, ऑल द बॉडी, ऑल द ऑब्जेक्ट विच टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन हैज टेंडेंसी टू रेडिएट द हीट एनर्जी। राइट डाउन इट, राइट डाउन। क्या लिखिए, राइट डाउन लिखिए। पता नहीं इसमें नहीं दिया गया है, खैर आप लिखिए, लिखिए ऑल द बॉडी, ब्रैकेट में लिख लिया ऑब्जेक्ट विच आर हैविंग टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। 0 केल्विन को अंडरलाइन करो, 0 केल्विन बोला हूं, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोला हूं, 0 केल्विन हैज टेंडेंसी टू रेडिएट द हीट एनर्जी, टू रेडिएट द हीट एनर्जी। इसका मतलब मैं एक स्टेटमेंट ये लिखवा सकता हूं, इसका मतलब नोट में ये लिखवा सकता हूं, ऑल द ऑब्जेक्ट आर रेडिएटिंग हीट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, मैं तो मान गया। अब मेरा क्वेश्चन, अब बताइए, तब आप बस समझा दीजिए कि क्यों नहीं एप्पल दिखेगा। अच्छा, मैं कुछ और बात क्लियर कर दूं, अगर जो किसी भी चीज को देखना है उसमें रिफ्लेक्शन, कभी कभी रिफ्लेक्शन भी बड़ा बड़ा रोल प्ले करता है और कभी कभी रेडिएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कभी कभी रेडिएशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑफ कोर्स एप्पल जो है, अगर जो लाइट पड़ती तब तो वो दिख ही जाता, और रॉड जो है वो भी लाइट अगर जो कमरे में होती वो तो दिख ही जाता ड्यू टू बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन।
बाय द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ लाइट, लाइट वहां जाती, हम लोगों को दिखता। लेकिन रॉड दिख रहा है अंधेरे कमरे में और एप्पल नहीं दिख रहा है, क्योंकि रॉड एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, हालांकि एप्पल भी एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पे समझिएगा। हो सकता है कि जो एप्पल हीट एनर्जी या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, वो हो सकता है कि विजिबल रीजन में नहीं होगा, और विजिबल रीजन में नहीं होगा, इसलिए वो चीज हमको दिख नहीं रही होगी। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं, पूरे अच्छे से लिख के बताता हूं। आप लोगों को पता नहीं, जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे बेटा, तो आपको एक, हालांकि अब मैं जानता हूं आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जब क्लास 11th में पढ़ेंगे, तो उसमें भी एक स्पेक्ट्रम सीरीज होती है, उस सीरीज को मैं लिखता हूं स्पेक्ट्रम सीरीज। स्पेक्ट्रम सीरीज क्या होता है? सी जी एक्स यू वी, सी जी एक्स यू वी आई एम आर। देखूं, थोड़ा अच्छे से देख लूं भाई, ये सब थोड़ा बहुत दिक्कत नहीं, वो होना नहीं चाहिए। सी जी एक्स यू वी आई एम आर। सी क्या होता है? कॉस्मिक गामा, कॉस्मिक गामा। हाँ, वो बोला धीरे धीरे बात करने को। हाँ, कॉस्मिक गामा। एक्स स्टैंड फॉर एक्सरे और यू स्टैंड फॉर अल्ट्रावायलेट, वी स्टैंड फॉर विजिबल रीजन और आई स्टैंड फॉर इंफ्रारेड और एम स्टैंड फॉर माइक्रोवेव। और इसी माइक्रोवेव के बेसिस पे एक माइक्रोवेव का एक कंटेनर आता है जिससे हम लोग खाना वाना गर्म करते हैं ना, और ये होता है रेडियो वेव। और इसके बारे में लिख दूं, डिटेल स्टडी इन क्लास 12th। मैं बस ये बताना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं? एक्सेप्ट लाइट which have wavelength या frequency in visible region चाहे ओनली लिख लो, ओनली द लाइट which have wavelength frequency in visible region are able to see other wavelength of light cannot see, cannot see, cannot see। कहने का मतलब एप्पल भी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, लेकिन वो साला ऐसे वेवलेंथ की एनर्जी को रेडिएट कर रहा है जो अपने आंखों से नहीं दिखती है, जो अपने आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन एनर्जी तो वो रेडिएट कर ही रहा है, वो एनर्जी तो रेडिएट कर ही रहा है। ठीक है, तो क्या मैंने रूल पढ़ाया कि अगर जो किसी बॉडी का, किसी ब्रह्मांड में किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। 0 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। मतलब जो आइस है -4 डिग्री सेल्सियस पे, इसका हो जाएगा 269 केल्विन। ये भी क्या करेगा? हीट को रेडिएट करेगा, ये भी हीट रेडिएट करेगा। मतलब आप ध्यान में रखिए, आपके मन में क्या कंफ्यूजन है वो मैं बता रहा हूं। आप सोच रहे होंगे कि जो चीज बहुत गर्म होती है वही एनर्जी रेडिएट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एवरीबॉडी is radiating heat in the form of electromagnetic wave,
when they are at the temperature above greater than 0 Kelvin। अब वो अलग बात है कि वो ऐसे वेवलेंथ का एस सी इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, वो ऐसे वेवलेंथ की एनर्जी को रेडिएट कर रहे हैं जो कि हम लोगों के आंखों से दिखता नहीं है, जो कि हम लोगों के आंखों से दिखता नहीं है। लिख लो, नोट में लिखो, इन डार्क रूम वी आर नॉट एबल टू सी द एप्पल unless it radiate the energy, but the wavelength of that energy is not in visible region, is not in visible region। visible region मतलब विवग्योर ना, विवग्योर। visible region is means विवग्योर। इसका मतलब नोट में आप हिंदी में लिखें, शाहरुख खान बन के इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, लिखिए अगर जो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे एनर्जी रेडिएट करेगा जिसका वेवलेंथ विजिबल रीजन में है, तो वो ऑब्जेक्ट हमें डार्क रूम में भी दिखेगा। अच्छा सर, ठीक है, समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से मान गया। अब देखो मैं दूसरा तरीका, आप दूसरा कंसेप्ट पे आता हूं, सेकेंड केस पे। साला ये एप्पल है ना, एप्पल है, रूम टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करेगा। अब जब एनर्जी रेडिएट करने का मतलब एनर्जी रिलीज, हीट एनर्जी रिलीज। अच्छा सर, तो हीट एनर्जी रिलीज है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर तो कम होना चाहिए। मतलब अगर जो एप्पल को रूम टेम्परेचर पे रख दे, कुछ देर बाद देखें तो उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है। बोलिए, आप इस बात से सहमत है ना? अगर जो इफ एनी बॉडी है इज लूजिंग हीट फ्रॉम इट्स, देन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और आप तो बोल रहे हैं कि जीरो, और मैंने बोला है कि 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, तो एप्पल तो रेडिएट कर रहा है तो एप्पल का टेम्परेचर कम होना चाहिए। लेकिन आज देखिए तो भी एप्पल का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। 10 दिन बाद भी देखिए तो उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। तो ऐसे कैसे हो गया सर? इसका मतलब आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैं गलत नहीं हूं। जितना वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा उतना एनर्जी वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। एब्जॉर्बिंग वाला तो बात तुमने देखा ही नहीं, एब्जॉर्बिंग वाला कंडीशन तो तुमने सोचा ही नहीं। और क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मैं आपको सोचवाया नहीं। आप सोचवाए नहीं तो इस बात को सोचिए कि अगर जो बॉडी, मतलब ठीक है आपने कहा 0 केल्विन के बाद टेम्परेचर रिलीज करता है, तो ऑफकोर्स मैंने सॉरी हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हीट एनर्जी रिलीज करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाई? बिकॉज एट द सेम टाइम, एट द सेम इंस्टेंट, द एप्पल, द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी inside it। That's why, अब देखो ध्यान से सुनना, अब इसका मतलब 3 केस बनेगा। अगर जो जितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है उससे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद द टाइम गोज ऑन इंक्रीजिंग। अरे 10 जूल कम किया और 16 जूल ले लिया, तो ऐसे करते 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 ये बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ऐसा भी होगा
कि एनर्जी मान लो रेडिएट कर रहा है, जितना एनर्जी रेडिएट कर रहा है उससे कम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो धीरे समय के साथ टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर जो दोनों इक्वल कर देगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इस बात को तो लिख लीजिए, तो आप लिख लिए, लिखिए द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा ध्यान से बता होता हूं, कोई भी बॉडी, थोड़ा देख लू रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, कोई बॉडी कितना हीट एनर्जी रेडिएट करेगी दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। बट कोई बॉडी कितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, दैट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो इस बात को लिखिए, तो लिख लीजिए इस बात को कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट बाय बॉडी, any body is depend upon its temperature। अब लाइन छोड़ के, but how much heat energy absorbed by the body that depend upon the temperature of the surrounding, that depend upon the temperature of the surrounding, that depend upon the temperature of the surrounding। पहला पॉइंट। दूसरा नोट में लिखना, क्या लिखो, if the temperature of any body is constant, if the temperature of any body is constant, it means how much energy it radiate at the same time it will also absorb same amount of heat energy। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, तीन केस बनेगा। केस क्या बनेगा, तीन केस बनेगा। एक बनेगा, मान लो कि ये बॉडी है, मान लो इस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी है, इसका टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टीबी मान लिया, और ये मान लो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मैंने मान लिया टीएस ना। तो देखना, या हाँ, तो अगर जो टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो क्या होगा, एनर्जी रेडिएटेड इज ग्रेटर देन एनर्जी सराउंडिंग। कोई दिक्कत, एब्जॉर्प्शन, it means finally temperature of body get decrease, hence body cool down। यानी ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूं, नेट हीट इज रिलीज बाय बॉडी, हीट इज रिलीज बाय बॉडी। अच्छा, दूसरा कंडीशन सेम, इसको क्या करो, ये लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और जब लेस हो गया कि इसका मतलब जितना रेडिएट नहीं कर रही उससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो एब्जॉर्ब करेगी तो ऑफ कोर्स बात क्या होगा, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गेट इंक्रीज हो जाएगा। ये सेकेंड केस। और हेंस बॉडी कूल डाउन नहीं होगा, क्या होगा, बिकम हॉटर, हीट इज एब्जॉर्ब। ये सेकेंड केस हो गया, ये सेकेंड केस हो गया। और थर्ड केस में बता दूं आपको, ये मिटा दूं, ये आपको मिटा दूं,
थर्ड केस बता दूं, अगर जो थीटा भी, अगर जो टी बी इज इक्वल टू टी एस, मतलब एनर्जी रेडिएटेड इज इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। कोई दिक्कत? तो क्या होगा, बॉडी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नेट हीट, नो नेट हीट लॉस और गेन बाय बॉडी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो आपको समझ में आया? अच्छा, अब दिक्कत ये है कि इन्होंने सिर्फ ये बताया कि अगर जो टेम्परेचर, किसी का टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, मान गए, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा ये नहीं बता पाए, ये नहीं बता पाए। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बता दिया था कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट करेगा कोई बॉडी। इन्होंने ये बता दिया था। क्या कंक्लूजन निकला था? कंक्लूजन ये निकला था, मोर टेम्परेचर मोर हीट एनर्जी रेडिएट बाय बॉडी। मतलब एनर्जी, अगर जो रेडिएशन, एनर्जी ऑफ जो रेडिएशन है वो बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ठीक है सर, इतना तो हम लोग समझ ही गए, लेकिन कितना, जो बॉडी कितना हीट एनर्जी रिलीज करेगी या रेडिएट करेगी, ये उसके टेम्परेचर के साथ साथ और भी सारे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करेगा। जैसे बॉडी का एरिया क्या है, बॉडी की कौन से मटेरियल से बना है, वो सारा चीज डिपेंड करेगा कि वो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा। ये बात, ये थियरी में ये नहीं बता पाए, उसके लिए अपन लोग एक नेक्स्ट लेक्चर में एक थियरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, SBL। इसी से अपने को पता चलेगा कि कोई भी बॉडी कितना अमाउंट का हीट एनर्जी रिलीज करती है, दैट डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर, इट्स एरिया एंड अदर थिंग्स। तो अगले लेक्चर में हम लोग रेडिएशन के थियरी वाले पार्ट होंगे। अब इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट क्या है, मैथमेटिकल कैसे बनते हैं, मैथमेटिकल कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इसके लिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।